अगर आप लोग में से कोई भी यूके में वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है और आपको कोई जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के बेस्ट वीज़ा कैटेगरी की, जो कि अप टू 5 इयर्स तक आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर आकर अपने लिए जॉब सर्च करें, यहाँ पर आकर बिजनेस करें और दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करें। मैं बात कर रहा हूँ यूके के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की। जी हाँ, यूके का ग्लोबल टैलेंट वीज़ा बेस्ट वीज़ा कैटेगरीज में आता है और ये आपको अप टू 5 इयर्स तक अलाउ करता है कि आप यहाँ पर आकर विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, विदाउट एनी जॉब ऑफर, आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीज़ा के बेनिफिट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूके की बेस्ट वीज़ा कैटेगरी है, इसमें ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, पर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए आपको अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी शो नहीं करना पड़ता। इसी तरह ही स्टूडेंट वीज़े के ऊपर या जब आप वर्क वीज़ा यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पर इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई आइल्स या कोई भी अदर इंग्लिश सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आप खुद यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के डायरेक्ट सीईओ लग सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस वीज़ा कैटेगरी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस वीज़े के ऊपर अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं विदाउट एनी जॉब ऑफर। यू कैन कम हेयर। और इवन अगर आप यहाँ यूके में काम नहीं करना चाहते, स्टिल यू वांट टू कम टू यूके, टू विजिट यूके फॉर अ लॉन्ग टर्म, आप स्टिल इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। आप बेशक किसी और कंट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन कम एनी टाइम यू वांट। जो लोग यहाँ यूके में आके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा कैटेगरी है, क्योंकि इस वीज़े के ऊपर आप सिर्फ 3 साल के अंदर यहाँ पे सेटलमेंट के लिए या ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नॉर्मली जब आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं यूके का, तो सम टाइम इट टेक्स अप टू 2 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स। पर इस वीज़े के ऊपर आपको सिर्फ 3 वीक्स का वेट करना पड़ता है। आप अप्लाई करें, 3 वीक्स के अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपको वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो उनसी मैंने अभी तक सारी बातें की, ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताई है कि इस वीज़े के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इस वीज़े पे अप्लाई करने की। तो अब बात करते हैं हम इस वीज़े की प्रोसेस की। इस वीज़ा की 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एकेडमिक एंड रिसर्च, जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था और मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गई थी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर के आया हूँ, तो मैं इस कैटेगरी को आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। सेकेंड कैटेगरी है आर्ट्स एंड कल्चर और थर्ड कैटेगरी है डिजिटल टेक्नोलॉजी। आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेम होनी चाहिए, आपकी इंटरनेशनल फॉलोअरशिप होनी चाहिए। और अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये उससे रिलेटेड वीज़ा कैटेगरी है कि अगर आपके पास AI से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं जो कि आप यहाँ यूके में आके प्रूव कर सकते हैं कि आपकी ये टेक्नोलॉजी या आपके ये स्किल्स यूके में हेल्पफुल होंगे, तो आप इस कैटेगरी को यूज़ करते हुए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में से आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करें तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इंडोर्समेंट स्टेज और सेकंड स्टेज होता है वीज़ा स्टेज। अब ये दोनों स्टेजेस क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूँ आपसे, पर पहले मैं आपको इसकी वीज़ा की फ़ीस बता दूँ। इसकी वीज़ा फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। टोटल जो पूरी एप्लीकेशन की फ़ीस है वो है 716 पाउंड्स। और जब आप इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको 524 पाउंड्स पे करना पड़ता है, और बाकी के रिमेनिंग 192 पाउंड्स आप तब पे करते हैं जब आप अपने सेकंड स्टेज में जाएंगे और वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि यूके की मेडिकल सर्विस फ्री है, पर ये बेसिकली फ्री नहीं होती। जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप हेल्थ केयर सरचार्ज फी स्टार्ट में ही पे कर देते हैं। तो इस वीज़ा कैटेगरी में भी ऐसा ही है। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इनिशियली स्टार्ट में ही अपनी हेल्थ केयर की फ़ी पे करनी पड़ती है। यू कैन अप्लाई फॉर 3 इयर्स और 5 इयर्स, इट्स अप टू यू। अगर आप 3 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 इयर्स की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि पर ईयर 1035 पाउंड्स है। तो 3 साल की आपको उसके मुताबिक पे करनी पड़ेगी। अगर जो लोग 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 5 साल की वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो मैं सिर्फ एकेडमिक एंड रिसर्च कैटेगरी की बात करूंगा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अंदर। तो अब हम इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है
तो भी आप इस वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई जॉब ऑफर है, यूके की कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा अलाउ कर रही है कि आप इस लेटर के ऊपर, जॉब ऑफर के ऊपर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, तो आप उसके बजाय डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर सेटलमेंट प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आपके पास राइट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपको जब भी अगर कोई जॉब स्विच करनी है तो आपको होम ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं करना, आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं करवानी पड़ती। यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑन वर्क परमिट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अगर इसके अलावा आपने यूके के अंदर कोई फेलोशिप अचीव की है तो उस फेलोशिप की बेस के ऊपर भी आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने यूके में कोई रिसर्च ग्रांट अप्लाई किया और वो यूके रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर से अप्रूव हो गई है तो उसकी बेस के ऊपर भी आप यूके का ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 रास्ते तो वो थे जिसके ऊपर आपको कोई यहाँ से ऑफर लेटर या स्पॉन्सरशिप रिक्वायर होती है। पर अगर इन केस आपके पास इन तीनों में से कोई ऑफर नहीं है तो आप पीयर रिव्यू प्रोसेस के ऊपर जा सकते हैं। पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है? इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल, अपनी अचीवमेंट्स होम ऑफिस के सामने रखते हैं कि आप इसको इवेलुएट करके खुद डिसाइड करें कि क्या मैं इस वीज़ा के लिए काबिल हूँ या नहीं हूँ। बेसिकली आपने इनको ये प्रूफ देना होता है कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर, आप यहाँ यूके में आके जॉब करेंगे या जॉब क्रिएट करेंगे, यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स। तो ये जो उनसे पहले के 3 रास्ते थे उसमें तो डिसीजन आपको 2 वीक्स के अंदर आ जाता है, पर पीयर रिव्यू प्रोसेस में अप टू 5 वीक्स लग जाते हैं। और अगर आप थोड़ा जल्दी उसको डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा फ़ी पे करके आप विद इन 3 वीक्स भी डिसीजन ले सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने कोई फास्ट सर्विस नहीं ली थी और मुझे विद इन 4 वीक्स इसका डिसीजन आ गया था। अब बात करेंगे इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें आप 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है इंडोर्समेंट स्टेज, सेकंड स्टेज होता है वीज़ा स्टेज। तो पहले हम बात करेंगे इंडोर्समेंट स्टेज की। इंडोर्समेंट स्टेज के लिए आपको सबसे पहले अपना डिसिप्लिन चूज़ करना पड़ता है। ये डिसिप्लिन कौन से हैं, यूके गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिसिप्लिन्स मिल जाएंगे और इन डिसिप्लिन्स में से आपने एक चूज़ करना होता है जिसमें आपके स्किल्स हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन को चूज़ किया था, क्योंकि मेरी सारी रिसर्च पब्लिकेशंस, मेरी सारे एकेडमिक करियर जो है वो इसी फील्ड के अंदर है। ये जो सा डिसिप्लिन है ये रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो जब आपने अपना कोई डिसिप्लिन चूज़ कर लिया उसके बाद आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है, या आप उसको रिकमेंडेशन लेटर भी बोल सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला या आपके कोई लिंक्स है यूके में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोफेसर के साथ, तो आप उस प्रोफेसर से ये लेटर ऑफ सपोर्ट ले सकते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि उस प्रोफेसर का डिसिप्लिन और आपका डिसिप्लिन सेम होना चाहिए। जिस भी प्रोफेसर से आप ये लेटर ऑफ सपोर्ट मांगेंगे उसमें उसने अपनी डिटेल बतानी होगी कि उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या क्रेडिबिलिटी है जो कि वो आपको रिकमेंड कर रहा है। और वो जो सा लेटर है वो उसने यूके होम ऑफिस के नाम पे लिखना होगा और आपका नाम मेंशन करके कि आप यूके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इंडोर्समेंट के लिए ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट था। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपने बारे में लिखना होता है कि आप ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्यों डिज़र्व करते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल बतानी होती है, आपने अपने रिसर्च अचीवमेंट्स बतानी होती है, आपने अगर अपने करियर के अंदर कोई अवार्ड्स हासिल किए हैं या कोई स्कॉलरशिप्स हासिल किए तो आपने वो सारी लिस्ट करनी होती है उस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, ताकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स पीयर रिव्यू सिस्टम में जाए तो उनके पास आपकी सारी डिटेल हो, जिसके बेस के ऊपर वो इवेलुएट करके डिसीजन देंगे कि क्या वाकई आप ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा डिज़र्व करते हैं या नहीं। इसके अलावा आपको सिर्फ अपनी एक सीवी चाहिए होती है, जो कि मैक्सिमम 3 पेजेस की सीवी होनी चाहिए। उस सीवी के अंदर आपने अपना सारा एकेडमिक करियर बताना होता है, अपना एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, रिवार्ड्स, फेलोशिप, जो कुछ भी आपकी प्रोफाइल में इम्पैक्ट डालता है वो सब आपने उस 3 पेज सीवी के अंदर आपने मेंशन करना होता है। एंड दैट्स इट। इंडोर्समेंट के लिए आपको सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन या इंडोर्समेंट स्टेज रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके लिए आप रिव्यू प्रोसेस में जा सकते हैं। उन्होंने डिसीजन के साथ आपको जो भी रीज़न दिया कि किस बेसिस के ऊपर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया, और अगर आपके पास उसका कोई आंसर है या कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो आप रिव्यू प्रोसेस के अंदर जाके विदाउट गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस आप डायरेक्ट रिव्यू के लिए जा सकते हैं, जो कि विद इन 2 वीक्स या 1.5 वीक्स के अंदर आपको अगेन डिसीजन दे देते हैं। और अगर इन केस आपकी एप्लीकेशन दोबारा रिफ्यूज़ हो जाती है तो आप इसके ऊपर दोबारा से स्टार्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा कैटेगरी एज मैनी टाइम्स एज यू कैन।
देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। और अगर जब आपका इंडोर्समेंट सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेज पे जाना होता है, वो है वीज़ा स्टेज। इंडोर्समेंट के लिए आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन देनी होती है और वीज़े के ऊपर अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, आपकी स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन आपने एक साथ में जमा करानी होती है वीज़ा स्टेज के ऊपर। और वीज़ा स्टेज के ऊपर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ आईडी, लोकल आईडी, जैसे कि हमारे पास सीएनएसी कार्ड होता है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक टीबी टेस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि यूके के अंदर जब भी पाकिस्तान से कोई 6 मंथ से ज़्यादा रेजिडेंस के लिए आता है तो उसको टीबी टेस्ट मस्ट सबमिट करना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई स्पाउस या चिल्ड्रन है तो उनके भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैच करने हैं। और ये जो सेकंड वीज़ा स्टेज है, इसके ऊपर आपने सिर्फ यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके सिर्फ आपने वीज़ा एप्लीकेशन फिल करनी है, अपनी, अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की, और साथ में आपने वो आईडी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ये टोटल सारा प्रोसेस है। ये मेरी वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, बट इट्स वेरी इजी प्रोसेस। इस वीज़ा कैटेगरी का बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा कैटेगरी। कुछ लोग वर्क परमिट वीज़ा के ऊपर, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये वीज़ा कैटेगरी उनके लिए ठीक नहीं थी। इन केस अगर आपका स्पॉन्सर जो है या कंपनी जिसके अंदर आप जॉब करने आए हैं वो आपके साथ सही तरह से उनका रवैया नहीं, या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, या आपको सैलरीज अच्छी नहीं दे रहे, सैलरीज टाइम पर नहीं दे रहे, तो उस वक्त आपने जब अपना स्पॉन्सरशिप या कंपनी चेंज करनी होती है तो आपको होम ऑफिस में इंफॉर्म करना होता है, नेक्स्ट स्पॉन्सर ढूंढना होता है पहले, और फिर आप जॉब स्विच कर सकते हैं। पर इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर ऐसा नहीं होता। आप क्यों, अगर एक जॉब पसंद नहीं आई, विदाउट टेलिंग एनीवन आप जाकर अपनी सेकंड जॉब कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग में से कोई भी यूके के वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।